प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट क्या आने वाले दिनों में क्रैश कर सकता है? आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आए हैं इस तरह के। सैटरडे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में भी बहुत सारे क्वेरीज आए थे, तो इस वीडियो में मैं इसी को डिटेल में कवर करने जा रहा हूँ। तो मोस्टली 4 फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ऑफकोर्स अर्निंग ग्रोथ जो हमेशा हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो चल रहा है फ़िलहाल, तो उसको समझना ज़रूरी है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेलेवेंट तो वही है। अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट आ सकता है फ़िलहाल किसी कारण से, तो वो ये कारण हो सकता है। हिस्ट्री देखेंगे पहले क्या हुआ है, उसके बेसिस पे गेस वर्क करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। वैल्यूएशंस चेक करेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद FIIs का देखेंगे, क्योंकि पहले तो FIIs भाग रहे हैं, फ़िलहाल क्या कर रहे हैं। तो ये 4 फैक्टर्स को इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर करूंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एज ऑलवेज पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। खासकर अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो लाइक और शेयर करना तो बनता है। और बार बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आओ देख लेते हैं वो 4 फैक्टर्स के बारे में, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था। तो देखिए इसमें छोटा है FIIs, तो पहले कवर कर देता हूँ। FIIs देखिए ना, महीनों से हम परेशान थे, कब आएंगे कब आएंगे। मार्च से इन्होंने थोड़ा आना शुरू किया, अप्रैल में तो अभी तक तो शुरू में तो अप्रैल में ही बेच रहे थे, लेकिन हाँ फाइनली पिछले कुछ दिनों से लगातार खरीद रहे हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। लास्ट वीक में ही अगर आप देखेंगे FPIs का 17,800 करोड़ का खरीदारी किया है, जबकि जो DIIs हैं, इंडिया वाले इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका खरीदारी 1132 करोड़ के आसपास ही है। तो FIIs वापस तो आए हैं और अच्छा खासा खरीदारी करें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि US ना थोड़ा सा वहाँ पे तो पहले पैसा US काफ़ी जा रहा था, वहाँ प्रॉब्लम्स आए हैं, तो ऑफकोर्स US से थोड़ा पैसा निकल रहा है, इमर्जिंग मार्केट में आ रहा है, तो इंडिया को उससे बेनिफिट मिल रहा है। चाइना को भी लेकर भी कन्फ्यूजन है ना वहाँ, इसीलिए चाइना का मार्केट भी पिछले, हांगकॉन्ग का मार्केट ऑल दो परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन सिर्फ चाइना का अगर आप मार्केट देखेंगे तो वहाँ तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है ना, वहाँ भी डर का माहौल है, ठीक है। लेकिन हाँ FII फ्रंट पे पॉजिटिव है, लेकिन वही है, वार अगर होगा इंडिया पाकिस्तान का, छोटा मोटा होगा तब तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर वो एस्केलेट ज़्यादा हो गया तो FIIs आपको पता है ना कैसे काम करते हैं, वो भी लगातार भागने लगेंगे उस समय। देखते हैं किस तरह का होता है, आगे मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस देखिए, पहले तो मार्केट गिर गया था अच्छा खासा, लेकिन अब रिकवरी भी आया है, तो वैल्यूएशंस पहले के मुकाबले तो फिर से ऊपर चला गया है ना। मतलब निफ्टी 50 का देखेंगे तो ऑलमोस्ट 22 के आसपास चला गया है, जो कि 20 से भी नीचे चला गया था। P रेशो, ट्रेलिंग P रेशो की बात मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी भी लार्ज कैप्स में तो कोई खास ज़्यादा है नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप में ऑफकोर्स पहले से भी ज़्यादा था, गिरने के बाद भी कोई खास नहीं गिरा था, और अब तो ऊपर जाने के बाद तो वहाँ तो है, मतलब ज़्यादा है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर आप पूछेंगे तो लार्ज कैप में अभी भी कंफर्ट है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन ऊपर नहीं है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में ओवर वैल्यूएशन ज़्यादा है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अर्निंग्स देख लेते हैं। तो देखिए अर्निंग ग्रोथ, जब आप लोग को हमेशा आता होगा ना कि भाई अर्निंग क्यों डिस्कस करते हो, स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट पूरी तरह से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अर्निंग ग्रोथ पे ही डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म आई एग्री कोई बहुत ज़्यादा शायद फ़र्क ना पड़े, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म उसी पे, क्योंकि जब भी आप मार्केट का टोटल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे ना, तो टोटल रिटर्न में आएगा फंडामेंटल रिटर्न, स्पेक्युलेटिव रिटर्न और डिविडेंड यील्ड। ये तीनों को ऐड कर देंगे ना तो मार्केट का टोटल रिटर्न निकलता है, ठीक है। तो इसमें जो फंडामेंटल रिटर्न है वो अर्निंग ग्रोथ से ही आता है, EPS जो बोलते हैं ना, तो उसी से आपका फंडामेंटल कि भाई कोई भी कंपनी या फिर इंडेक्स में जो कंपनीज़ हैं उसका EPS ग्रोथ कितना हुआ है, ठीक है, तो उसी से हमें फंडामेंटल ग्रोथ पता चलता है, ठीक है। तो ये जेन्युइन ग्रोथ है भाई, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए ना स्टॉक मार्केट में। स्पेक्युलेटिव ग्रोथ मतलब क्या हुआ कि भाई बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कुछ मार्केट को लेके बुलिश हैं, कुछ लोग बेरिश हैं। मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया तो कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाते हैं, ठीक है, प्राइस ऊपर जाने लगता है। मार्केट थोड़ा गिर गया तो कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही डर जाते हैं, भागने लगते हैं। तो ये स्पेकुलेटिव गेन है, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर फंडामेंटल ज़्यादा गेन आए तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन हाँ कई बार देखेंगे स्पेकुलेटिव गेन भी बहुत ज़्यादा या कम होता है, क्योंकि सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म में जो स्पेकुलेटिव फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। उसका डिविडेंड यील्ड
मतलब कितना डिविडेंड यील्ड आ रहा है कंपनीज़ का ना उस पर, लेकिन वो ज़्यादा होता नहीं है ना, मतलब एवरेज देखेंगे 1 से 2% के बीच जाता रहेगा मोस्टली, मतलब अभी फ़िलहाल एवरेज देखेंगे पिछले कुछ सालों का 1.25% के आसपास का डिविडेंड यील्ड होता है, ठीक है। तो सबको ऐड कर देंगे टोटल रिटर्न आता है। इसीलिए आपको EPS जानना ही होगा, अर्निंग ग्रोथ जानना ही होगा कंपनीज़ का, कि भाई कंपनीज़ का अर्निंग ग्रोथ क्या होता है। इन सारे फैक्टर्स को मैं आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में आपको बता दूंगा कि इसका फॉर्मूला कैसे होता है, स्पेकुलेटिव गेन जो होता है कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाले वीडियोज़ में। आज तो बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉक प्राइस जो होता है ना उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, P रेशियो इंटू EPS। तो EPS तो आपको पता होता है ना, अर्निंग पर शेयर, लेकिन हाँ P रेशियो ऑफकोर्स सेंटिमेंट के अनुसार ऊपर नीचे होता है, इसीलिए स्टॉक प्राइस भी शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता है बेसिस सेंटिमेंट्स। तो देखिए रिजल्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो RIL का रिजल्ट आया था ना, तो रिज़ल्ट मतलब रिज़ल्ट तो कोई ख़ास नहीं है ना, मतलब ऐसे देखेंगे तो भाई ईयरली ग्रोथ कितना आया कंसोलिडेटेड बेसिस पे 6% का, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे 2% का, मतलब ये किस तरह का रिज़ल्ट है, कोई खास तो है नहीं। लेकिन स्टॉक प्राइस तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे बढ़कर रिटर्न, उससे बढ़कर रिजल्ट आया है। देखिए ऐसा ही काम करता है स्टॉक मार्केट। आपको ऐसे IT वही है ना, IT कुछ तो आता नहीं, ना प्रॉफिट ग्रोथ है ना सेल्स ग्रोथ है, फिर भी देखेंगे कि अरे रिजल्ट आने के बाद ऊपर चला गया स्टॉक। तो देखिए इसी तरह से मार्केट मूव करता है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब जो करंट सिनारियो उसमें मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उससे कम या ज़्यादा है। रिलायंस का जो रिजल्ट आया है मोस्टली रिलायंस रिटेल और जो जियो प्लेटफॉर्म है उनका टेलीकॉम बिजनेस उससे आया है। मतलब रिटेल का तो 29% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ आया है, और उनका जो जियो प्लेटफॉर्म्स है रिटेल बिजनेस उसका 26% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ आया, ठीक है। और बैंकिंग में भी ICICI बैंक का तो रिजल्ट अच्छा आया था, HDFC बैंक का भी रिलेटिवली मतलब ऐसे देखेंगे तो कोई खास रिजल्ट नहीं है, ये पूरे साल शायद नेक्स्ट ईयर से उनका रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन हाँ मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेटर आया है। और इंडसइंड बैंक से रिलेटेड आपको क्वेरीज आया था, देखिए वो तो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम आ गया है, अकाउंटिंग लॉस है, अभी कुछ प्रॉब्लम बना रहेगा वहाँ, ठीक है। उसी तरह से IDFC बैंक का 58% प्रॉफिट डाउन हो गया Q4 का अगर आप देखेंगे, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बुक वहाँ प्रॉब्लम चल रहा है ना। तो देखिए मैंने तो पहले भी आप लोगों को कई महीनों से बता रहा हूँ कि जिस भी बैंक में या NBFC में माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है, मतलब जो लोन दिया गया है, वो अगर ज़्यादा बड़ा है वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा आने वाले 2-3 क्वार्टर्स तक, ठीक है। वहाँ पे ये लोग झेलेंगे, वही हो भी रहा है, आप देख रहे हैं क्लियरली। NBFCs में भी कुछ देखेंगे ना रिजल्ट बहुत ख़राब आया है, ठीक है, तो उनका स्टॉक भी बुरी तरह से गिरा है। तो देखिए यहाँ पे आपको यही देखना है, 183 कंपनीज़ है ना, उनका जो अभी तक रिजल्ट आया है नेट प्रॉफिट अबाउट 10.2% के आसपास का है। तो इतना भी आ जाए तो बहुत अच्छा माना जाए, देखते हैं जब पूरा आ जाएगा। तो अगर अर्निंग ग्रोथ मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे थोड़ा बेटर आ जाए तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो शायद ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन ज़्यादा नीचे आएगा तो मार्केट उसको निगेटिवली लेगा। अभी तक तो लगता है कि भाई ठीक ठाक जिस तरह का एक्सपेक्टेशन है रफली उसी के आसपास आ जाएगा, यहाँ शायद कोई निगेटिव सरप्राइज़ ना आए, ठीक है। तो इस तरह से इसको देखें। अब देखिए जो फोर्थ फैक्टर है, जो कि फ़िलहाल सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है इंडिया और पाकिस्तान। देखिए तो देखिए इंडिया पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसको सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि पास्ट में जो भी इश्यूज़ हुए हैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उस समय स्टॉक मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, ठीक है। ऑफ कोर्स पास्ट के आधार पे हम फ्यूचर को परफेक्टली मतलब पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई पास्ट अलग चीज़ है ना, ऐसा नहीं कि जो पास्ट में हो फ्यूचर में भी वही होगा, लेकिन एक रफ आइडिया मिलता है कि पास्ट में ऐसा हुआ है तो शायद कुछ हद तक फ्यूचर में वैसा हो सकता है। तो देखिए कुछ डेटा है, इंडिया के पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था ना, तो दिसंबर 13, 2001 और अक्टूबर 1, 2002 के बीच में स्टॉक मार्केट अबाउट 13.9% से गिरा था। आपको लग सकता है ये तो बहुत ज़्यादा गिर गया था, लेकिन मोस्टली ये गिरने का रीज़न कुछ और था। उस समय S&P का अगर आप देखेंगे ना, S&P 500 US, वहाँ पे S&P अबाउट 30% के आसपास गिरा था। तो मोस्टली गिरने का वजह वो था, बट हाँ उस समय गिरा था, ठीक है। उसके बाद 2016 उरी अटैक अगर आप देखेंगे तो उस समय ना इंडिया का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। उस समय सितंबर 18 से सितंबर 29 के बीच में मार्केट अबाउट 2.1% के आसपास गिरा था। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, क्योंकि पुलवामा में टेरर अटैक हुआ था उस समय। फरवरी 14 से मार्च 1, 2019 के बीच में मार्केट अबाउट 1.8% से गिरा था। कारगिल वॉर ना मई 3 टू जुलाई 26, 1999,
वहाँ पे अबाउट 0.8% गिरा था, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो गिरा था ये भी ध्यान में रखें ना कि मार्केट पहले रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मार्केट को बहुत ज़्यादा निगेटिविटी लगेगा, ठीक है, तो मार्केट कुछ दिन पहले ही, लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करेगा ना, इवेंट होने से पहले ही, लाइक लास्ट वीक थोड़ा रिएक्ट किया था मार्केट ने, अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आए। देखिए अगर कुछ न्यूज़ आता है, नेगेटिव न्यूज़ आता है, तो मार्केट पहले ही थोड़ा बहुत नेगेटिवली रिएक्ट कर देगा, और जब सही में वो इवेंट होगा तो उस समय शायद मार्केट रिएक्ट ना करे, क्योंकि पहले ही मार्केट रिएक्ट कर चुका है, ये ध्यान में रखें। तो अगेन ये जो भी डिटेल्स चेक किया, या फिर इंडिया का, आप देखिए इकनॉमी वाइज पहले के मुकाबले तो इंडिया, पहले का बात अलग था, अब तो इंडिया बिल्कुल अलग जोन में है ना, बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले तो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। पहले तो कुछ था ही नहीं ना इंडिया 91 से पहले तो मतलब वेस्ट, कितने साल, डिकेड्स वेस्ट कर दिए गए हमारे पॉलिसीज़ के कारण। बट हाँ, फाइनली अब लास्ट फ्यू डिकेड्स से परफॉर्मेंस हमारा इम्प्रूव कर रहा है, अभी भी ठीक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान कर चलिए कि देखिए अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट में आप कोई खास करेक्शन एक्सपेक्ट ना करें, मतलब 2-3-4% से ज़्यादा आइडियली नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई बड़ा एस्केलेशन हो जाए, वॉर में कन्वर्ट हो जाए, तब तो बताना ही मुश्किल है कि क्या होगा, क्योंकि पहले जो भी वॉर हुआ है ना, 62 का चाइना के साथ, या फिर 65 पाकिस्तान, या फिर 71 पाकिस्तान, उस समय तो स्टॉक मार्केट का कोई डेटा है नहीं ना। सेंसेक्स या फिर निफ्टी जो हम देखते हैं वो तो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और रिसेंट टाइम्स में ऐसा कोई बड़ा वॉर पाकिस्तान के साथ या फिर किसी और कंट्री के साथ इंडिया का हुआ नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली पास के आधार पे भी बोल देना कि क्या होगा बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर छोटा मोटा कोई इशू होता है, एस्केलेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। अगर गिरा भी तो मोस्टली वैल्यूएशन के कारण गिरेगा, कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, अर्निंग ग्रोथ अच्छा नहीं आ रहा, उसके कारण ही गिरेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एस्केलेशन कोई बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा तो होगा, ये तो आप मान कर चले पहले के मुकाबले, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इंडिया का जो स्ट्राइक होगा इस बार, जो पहले लास्ट फ्यू ईयर्स में हो रहा था ना, उससे बड़ा होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन वो कितना बड़ा होगा वो देखना होगा, क्योंकि देखिए अगर थोड़ा बहुत बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रसिया का फुल सपोर्ट है, यूएस भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, यूरोपियन यूनियन भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। चाइना तो हमारा खैर नंबर 1 एनिमी है, वो तो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। वो तो चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ बड़ा से बड़ा वॉर हो, क्योंकि पाकिस्तान से तो उसको कुछ लेना देना है नहीं, बर्बाद हो जाए तो चलो तुम अपना देख लो भाई। लेकिन हाँ, वो चाहेगा कि बड़ा वॉर हो ताकि इंडिया को थोड़ा हिट हो उससे, ठीक है। तो चाइना ये चाहेगा। लेकिन हाँ, कोई बड़ा वॉर फिलहाल तो नहीं लगता कि होना चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत एस्केलेशन तो बिल्कुल होगा, और उसके कारण लगता नहीं कि स्टॉक मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना चाहिए। बट एनी हाउ, मतलब जिस तरह का वैल्यूएशन है या फिर अर्निंग फ्रंट पे अगर कोई सरप्राइज़ हुआ, तो 5 to 10% का अगर ऊपर नीचे होता है तो इसके लिए मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये मान कर चले, और उसके बाद तो फिर फ्यूचर किसे पता है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।